देखिए ना, शेयर 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 होगी रिकॉर्डिंग। हाँ जी, ठीक है, यू कैन हमने ले स्टार्ट। ली। ठीक है। हेलो एवरीवन, सबको आवाज आ रही है? यस सर। जी भाईजान। यस सर। ठीक है। आज हम सेमिनार ऑन क्वालिटेटिव रिसर्च इन बिजनेस। माय नेम इज जुनैद जहांगीर. I am PhD scholar from Shansi University of Finance and Economics. There's very little introduction about me. Uh, this is my final dissertation about customers' perception, satisfaction, and green product purchase behavior towards retailers of Pakistan. ये मेरा final thesis है जो अभी submitted है और next week month में मेरा इस पे sorry hello आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आवाज जी बिल्कुल सही आ रही है। जी जिस सर, तरह आपकी बीच में आवाज आ रही है। अटक रही है आवाज, तो ये क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग जो हो रही है उससे भी हमें हो जाएगा, कोई मसला नहीं, आप करें अच्छा कंटिन्यू। अच्छा ठीक है। अच्छा ये जो अभी है मेरा ये जो फाइनल थीसिस है जिसका नेक्स्ट मंथ में मेरा फाइनल डिफेंस है, ये उसका टॉपिक है कस्टमर्स परसेप्शन, सेटिस्फेक्शन एंड ग्रीन प्रोडक्ट परचेज बिहेवियर टुवर्ड्स रिटेलर्स ऑफ पाकिस्तान। ये मेरी कुछ पब्लिकेशंस हैं। सबसे पहली एवेलुएटिंग द ट्रस्ट वर्थीनेस इन शेयरिंग इकोनॉमी, केस स्टडी ऑफ दीदी यूजर्स इन शांसी चाइना, proceedings of 14th International Conference on Management Science and Engineering Management. Second has service quality and customer satisfaction access in the light of price perception moderation, और जर्नल का नाम है रेविस्टा अर्जेंटीना डी क्लिनिका साइकोलॉजी का। और थर्ड है मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स ऑफ पाकिस्तान, और जर्नल का नेम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड चेंज मैनेजमेंट। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डाटा? Data is existing information, knowledge represented or coded in some some form suitable for better usage or processing. Basically, data एक ऐसी फॉर्म में होता है जिसको हम यूज कर सकें और उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकें। जो किसी भी बारे में हो सकता है, कोई नॉलेज हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। Data is a set of values of qualitative और quantitative variables. ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स की सूरत में होता है, क्वालिटेटिव में भी और क्वांटिटेटिव में भी। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस जो है वो आगे आपको बताया जाएगा। अगर कहीं भी किसी को भी समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। Quantitative versus qualitative data. Quantitative data are anything that can be expressed as a number or quantified. These data may be represented by ordinal, interval, or ratio scales and lend themselves to more statistical manipulation. कोई भी क्वांटिटेटिव में जो कोई भी डाटा है, किसी किस्म का भी डाटा है जो नंबर्स में हो सकता है, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, उसको ये सारा क्वांटिटेटिव डाटा में आता है। जबकि क्वालिटेटिव डाटा इज अ कैटेगोरिकल measurement expressed not in terms of numbers but rather by means of a natural language description. In statistics, it is often used interchangeably with categorical data. For example, favorite color blue. फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का अगर आपको किसी का कलर जानना है तो डिफरेंट कलर आप दे देते हो, ब्लू, रेड, वाइट, येलो, कोई भी। तो हर किसी की अगर चॉइस जाने के लिए आपने वो ऑप्शंस दे दी, रेड, ब्लू, वाइट, कोई भी ऑप्शंस दे दी। अब कोई ब्लू करेगा, कोई वाइट करेगा। तो अब इस डाटा को हम आगे इसको प्रोसेस करने के लिए इसको चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 कलर दे दिए, फर्स्ट है ब्लू, सेकंड वाइट, थर्ड कोई भी, इसी तरह फोर्थ कलर है। अगर जो ब्लू सेलेक्ट करेगा उस डाटे को हम चेंज करके जब हम प्रोसेसिंग उसकी करने लगेंगे तो हम एक्सेल में अब उस डाटे को हम कन्वर्ट करेंगे, ब्लू को हम 1 दे देंगे। इसी तरह सेकंड नंबर पे जो कलर होगा उसको 2 नंबर दे देंगे, थर्ड पे जो होगा उसको 3 नंबर दे देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर, क्लियर है। जी सर, क्लियर है। ठीक है। Quantitative versus qualitative data. Quantitative and qualitative data can be gathered from the same data unit depending on whether the variable of interest is numerical or categorical. For example, वो numerical भी हो सकता है, categorical भी हो सकता है। इसमें थोड़ी examples दी हुई हैं।
फॉर एग्जांपल डाटा यूनिट अ पर्सन, किसी पर्सन के बारे में न्यूमेरिकल वेरिएबल, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, तो ये न्यूमेरिकल में आ गया 2 चिल्ड्रंस। हाउ मच डू यू अर्न 60,000 पर मंथ, ये भी न्यूमेरिकल में आ गया क्योंकि इसमें वैल्यूज दी हुई है। हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क, ये 40 आवर्स पर वीक, इसमें भी न्यूमेरिक वैल्यूज दी हुई है। इसी तरह अगर क्वालिटेटिव में आप आ जाएं, कैटेगोरिकल वेरिएबल, इन विच कंट्री वर योर चिल्ड्रन बोर्न, तो आगे इसकी एग्जांपल है इंडिया। तो व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, टीचर, डू यू वर्क फुल टाइम और पार्ट टाइम, फुल टाइम। अब इसमें इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल में दे दो व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, टीचर, स्टूडेंट भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हम दे देते हैं एक क्वेश्चन के आगे, उस बंदे के बारे में जानने के लिए वो बंदा क्या काम कर रहा है। अगर फिर इसी तरह इसी डाटा को कन्वर्ट करने के लिए भी सेम हम वही इसको वैल्यूज दे देंगे 1 2 3 4, मतलब अगर हमने पहले नंबर पे टीचर रखा है तो 1 हो जाएगा, अगर कोई हाउस वाइफ है तो वो 2 हो जाएगा, 3 पे इसी तरह मुख्तलिफ हमने नंबर दे देने, इस तरह डाटा ये कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, अब डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में। The task of data collection begins after research problem has been defined and research design plan chalked out. कोई भी टास्क जब आपको मिलता है डाटा कलेक्शन का, जब स्टार्ट होता है, ठीक है, डिफाइंड एंड रिसर्च डिजाइन, आप सबसे पहले एक रिसर्च डिजाइन प्लान करते हो कि आपने डाटा कौन सा लेना है, प्राइमरी लेना है, सेकेंडरी लेना है, किस किस्म का डाटा आपको चाहिए, आप पूरा एक प्लान बनाते हो। While deciding about the method of data collection to be used for the study, the researcher should keep in mind 2 types of database, primary and secondary. फिर आप ये भी फाइनल करते हो आपको डाटा प्राइमरी चाहिए या सेकेंडरी चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी में जो डिफरेंस है, प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड बाय द रिसर्चर, प्राइमरी डाटा बिल्कुल शुरू से आपको जीरो से कलेक्ट करना पड़ता है। सेकेंडरी डाटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड हैव ऑलरेडी बीन पास्ड थ्रू द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। जो सेकेंडरी डाटा होता है ये ऑलरेडी आप अवेलेबल होता है, किसी न किसी ने इसको कलेक्ट किया होता है और इसके ऊपर कोई प्रोसेस भी लगाए होते हैं स्टैट्स के। A researcher, as per requirement of study, may decide on use of primary data or secondary data or both. तो ये डिपेंड करता है रिसर्चर को किस चीज़ का, किस किस्म का डाटा चाहिए, वो दोनों भी हो सकते हैं, प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा हैव देयर ओन प्रॉस एंड कॉन्स, दोनों की अफादियत डिफरेंट है, प्राइमरी का और सेकेंडरी का भी। प्राइमरी और सेकेंडरी में अगर किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। समझ आ गई सबको? जी सर। जी सर, आ रही समझ। यस सर, आ रही समझ। Methods of collecting data. The methods of collecting data mainly refers to collecting primary data. जो data हम collect करते हैं basically primary ही collect करते हैं। As secondary data are already available, we have to carefully choose the sources, relevancy of data and reliability. जो इसमें वही बात बताएगी है कि जो हम कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी डाटा होता है और जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो सेकेंडरी डाटा है, जिसको हम केयरफुली चूज करते हैं किस सोर्स से हम उठा रहे हैं, वो हमारे वो डाटा हमारे काम से रेलिवेंस भी है या नहीं और उसकी रिलायबिलिटी भी है या नहीं। Source of secondary data are existing literature, reports of professional agencies, departments, archives, internet, etc. While collecting secondary data, one has to follow legal procedures required and maintain the academic ethics. जब भी आप सेकेंडरी जो डाटा आप लेते हैं, अगर आप कहीं से भी इंटरनेट वगैरह से उठा रहे हैं तो वो आप उठा के यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी डाटा होता है, फॉर एग्जांपल आपको किसी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन से डाटा चाहिए तो वो डाटा आप उनके इजाजत के बगैर यूज नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल आपने उनका डाटा बगैर उनके पूछे ले लिया और आपने यूज कर लिया तो वो कंपनी आप पे वो केस भी कर सकती है और आपका अगर कोई भी आपने उस पर काम किया हुआ है तो वो इनवैलिड हो सकता है। तो जब भी आप किसी से अगर आप डाटा लेते हैं उनकी इजाज़त से प्रॉपर जो थ्रू प्रॉपर चैनल या तरीके जो भी उसका तरीका है उनको ईमेल करके रिक्वेस्ट करके किसी तरीके से भी आप डाटा किसी भी कंपनी का डाटा ले सकते हैं। सेकेंडरी डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है? There are several methods of collecting primary data, particularly in surveys and descriptive research. Important ones are observation. Observation में आप ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, एक रोड के किनारे आप बैठ जाते हैं, वहां से दिन में कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं और किस किस्म की गुजर रही हैं, कार्स कितनी गुजर रही हैं, ट्रक्स कितने गुजर रहे हैं, ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं।
तो ये आप प्राइमरी डाटा इस तरीके से कलेक्ट करें कि ये रोड है, इस रोड से अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे किसी ने कोई मार्केट बनानी है, फॉर एग्जांपल अब मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर एक बंदे ने किसी ट्रक्स के स्पेयर पार्ट्स की एक शॉप बनानी है किसी भी रोड के किनारे पे, अब अगर उस रोड के किनारे से ट्रक्स ही नहीं गुजर रहे, तो वो उसका तो वो रिसर्च इस पर्पज के लिए उस ऑब्जर्वेशन करवाई है कि यहाँ पे कितने गुजरते हैं, अगर मैं बनाता हूँ तो इतनी वैल्यूज ट्रक्स की यहाँ से गुजर रही है, ताकि कल को मैं यहाँ पे अगर अपनी शॉप बनाता हूँ तो वो उसकी सेल बढ़ेगी। तो ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं। इसी तरह के मतलब ट्रक्स कितने गुजरे, एक दिन में कितने गुजरे, मंथ्स में कितने गुजरे, वो आप पे डिपेंड करते हैं आपको कितनी ड्यूरेशन का और कब तक का और किसके कितना डाटा चाहिए। फिर होता है इंटरव्यू। इंटरव्यूज के जरिए भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन ईयर है, स्क्वेजुअल है, अदर मेथड्स हैं। ये ऑब्जर्वेशंस है, जिसे इसमें ये देखें आप ऑप्शंस दिए हुए, ट्रैफिक पैटर्न्स है, लैंड यूज पैटर्न्स, लेआउट ऑफ सिटी एंड रूरल एरियाज, क्वालिटी ऑफ हाउसिंग, कंडीशन ऑफ रोड्स, कंडीशन ऑफ बिल्डिंग्स, हु गोज टू अ हेल्थ क्लिनिक। इसमें ट्रैफिक पैटर्न्स को आपको मैंने समझा दी। लैंड यूज पैटर्न्स, किस किस्म की लैंड, मतलब किस किस्म की, आप इसमें ये ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर किसी ने कोई भी अगर फसल उगानी है या कुछ भी करना है तो उस किस किस्म की लैंड यूज होगी, तो उस लैंड को चेक करने के लिए ऑब्जर्व करोगे, डिफरेंट किस्म के डाटा कलेक्ट करोगे। इस लैंड में आपने ये वाली अगर फसल काश्त किया तो उसका ये रिजल्ट आया। इस तरह ये ऑब्जर्व करके हो सकता है। लेआउट ऑफ सिटी एंड रूरल एरियाज, मतलब इस फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में किस किस्म के गांव हैं, देहात हैं, सिटीज का जो लेआउट है पाकिस्तान में किस तरह यूज हो रहा है, चाइना में किस तरह हो रहा है, किसी और कंट्रीज में किस तरह हो रहा है, ये आप ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ हाउस, अब जिस तरह आप चाइना में आप चले जाएं, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनती हैं, अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग घरों में रहते हैं, सिंगल होते हैं, डबल हैं, मतलब हर किस्म की ये ऑब्जर्वेशन है। कंडीशंस ऑफ रोड की कंडीशंस कैसी हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। कंडीशंस ऑफ बिल्डिंग का मटेरियल वगैरह, ये सब ऑब्जर्वेशन से होगा। हु गोज टू अ हेल्थ क्लिनिक, कि हेल्थ क्लिनिक में कौन जा रहे हैं, ओल्ड एज जो है लोग ज्यादा जा रहे हैं, फीमेल्स जा रही हैं, मेल्स जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। इस तरह ये ऑब्जर्वेशन से आप ये सारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, फिल्टरिंग ऑब्जर्वेशंस। द वर्ल्ड वी आर ऑब्जर्विंग, मतलब एक हम एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसको व्हाट वी टेक्स इन विद आवर सेंसेस, जिसको हम कान से सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, फिर दिमाग में, फिर ऑफिशियल ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सारा? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Observation is helpful when need direct information. Direct information चाहिए हो तो trying to understand ongoing behavior. There is physical evidence, products or outputs that can be observed. Need to provide alternative when other data collection is infeasible or inappropriate. जब आप कभी आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी चीज़ का फिजिकल एविडेंस भी चाहिए हो, फिर आप दूसरी किसी भी किस्म का डाटा आपके लिए हेल्पफुल ना हो और जो इस्तेमाल के काबिल ना हो, तो फिर आप ऑब्जर्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। Interview. The interview method of collecting data involves presentation of oral verbal stimuli and reply in terms of oral verbal responses. This method can be used through personal interviews or telephone interviews, structured, semi-structured, unstructured interview. Interview के जरिए आप प्रेजेंटेशन भी हो सकती है किसी से डायरेक्ट जाके आप कुछ क्वेश्चंस बना लेते हो, उनसे क्वेश्चंस कर सकते हो ओरल या वर्बली, या उनसे आंसर राइटिंग उसमें भी ले सकते हो। दिस मेथड कैन बी यूज पर्सनल इंटरव्यूज और टेलीफोनिक। आप अगर किसी को अप्रोच नहीं कर सकते, आप फोन पे भी कर सकते हो। इसमें आप ईमेल भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी है। स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इंटरव्यू इसमें ये आ जाता है कि फॉर एग्जांपल आपने इंटरव्यू करना है, आप एक खास कैटेगरी में इंटरव्यू करना है जिसमें आपने उसी लेवल के बंदे से ही इंटरव्यू करना है। फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ले लें, आपने अगर मैनेजर से इंटरव्यू करना है तो आप मैनेजर से ही इंटरव्यू करेंगे हर ऑर्गेनाइजेशन के, उसके किसी आम वर्कर से या फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस बॉय से उससे इंटरव्यू नहीं करेंगे। सेमी स्ट्रक्चर इसमें होता है कि मिक्स होते हैं, इसमें आप किसी भी ऑफिस वर्कर, अगर आपने एक ऑफिस वर्कर से ही इंटरव्यू करना है तो वो उसमें कोई भी आ सकता है, मैनेजर भी हो सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेटर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसमें ये होता है कि आप जो है ना, जरूरी नहीं होता कि आपने सिर्फ ऑफिस से किसी भी बंदे से जो भी अवेलेबल है आप इंटरव्यूज ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Personal Yes. interviews. Interviewer asking questions generally in a face-to-face contact to the person or persons. Direct personal investigation or direct oral investigation.
मतलब फेस टू फेस आप इंटरव्यूज ले सकते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जैसा करते हैं वो कर सकते हैं, और डायरेक्ट oral investigation भी. Focused interview is meant to focus attention on the given experience of the respondent and its effects. Focused interview is meant to focus attention on the given experience. For example, एक बंदा है उसका किसी भी खास फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए उसी से रिलेटेड बंदे से ही इंटरव्यू करेंगे. अगर एक बंदा है, अगर वो फॉर एग्जांपल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो आप किसी भी बिजनेस वाले बंदे के पास नहीं जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियर के ही पास जाएंगे. फिर एक क्लिनिकल इंटरव्यू इज कंसर्न्ड विद ब्रॉड अंडरलाइंग फीलिंग्स और मोटिवेशंस और विद द कोर्स ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ एक्सपीरियंस. मतलब किसी भी बंदे के इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में अगर आपको इंटरव्यू करना है, तो वो ये क्लिनिकल इंटरव्यू है. Non-directive interview is that where the interviewer's function is simply to encourage the respondent to talk about the given topic with the bare minimum of direct questioning. इसमें आप अपना एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हो और उससे रिलेटेड किसी भी बंदे से आप क्वेश्चंस करते हो और उस बारे में उस बंदे के ख्यालात आप ले लेते हो. Questionnaire method. Questionnaire is sent usually by post to persons concerned with the request to answer the questions and return the questionnaire. मतलब क्वेश्चनियर आप बना के किसी को भी सेंड कर देते हो, पोस्ट कर सकते हो, खुद भी जाके डायरेक्ट भी आप फिल करवा सकते हो, तो वो क्वेश्चन ही आपका फिल करके ना आपको रिटर्न कर देते हैं. क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रिंटेड इन अ डेफिनिट ऑर्डर. वो एक ऑर्डर में क्वेश्चंस होते हैं, 1 से लेकर 20, 25, 30 जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो एक ऑर्डर में लिखे होते हैं और उनके आगे मल्टीपल चॉइस होती है. द रिस्पोंसर्स हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ऑन देयर ओन. उसकी मर्जी होती है वो किस पे टिक करे. Steps in questionnaire construction. Preparation, constructing the first draft, self-evaluation. सबसे पहले आप प्रिपेयर करते हो क्वेश्चन, constructing the first draft, एक पूरा ड्राफ्ट बना लेते हो. Self-evaluation, आप फिर खुद से उसको चेक करते हो उसमें कोई गलती तो नहीं है. फिर external evaluation, आप किसी भी अपने सीनियर से, किसी डॉक्टर से उससे वेरीफाई करवाते हो. सर स्लाइड चेंज कर दें. चेंज कर दी, आपके पास नहीं हुई? चलो ठीक है, कैरी ऑन. अच्छा, आप सेल्फ एवल्यूशन के बाद एक्सटर्नल एवल्यूशन है. आप किसी भी सीनियर से वेरीफाई करवा लेते हैं क्वेश्चनियर को कि उसमें कोई गलती वगैरह ना हो. रिवीजन्स आप फिर होती हैं, फिर प्री टेस्ट और पायलट स्टडी होती है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, रिवीजन है, सेकंड प्री टेस्टिंग, प्रिपेयरिंग फाइनल ड्राफ्ट. जब फाइनल हो जाता है आपका, फिर उसके बाद आप उस क्वेश्चनियर पे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. Essentials of a good questionnaire. Questionnaire should be short and simple. Short and simple होना चाहिए. Questionnaire range from simple to difficult. शॉर्ट और सिंपल इसलिए होना चाहिए क्योंकि कुछ लोग लेंथी क्वेश्चन देके वो बोर हो जाते हैं, वो जान छुड़ाते हैं, वो फिल नहीं करते. और सबसे पहले शुरू में सिंपल क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा तो अगला बंदा वो आंसर नहीं दे पाएगा, वो बाकी भी फिल सही तरीके से नहीं करेगा या फिल ही नहीं करेगा. पर्सनल एंड इंटीमेट क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट टू द एंड. पर्सनल एंड इंटीमेट क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट टू द एंड. जो पर्सनल और इंटीमेट क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा वो पर्सनल नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जांपल कुछ लोग अब माइंड करते हैं कि आप उनकी इनकम के बारे में, लेकिन हम क्वेश्चनियर में तो ये शामिल करते हैं, लेकिन कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बना. ज्यादा जो पर्सनल क्वेश्चंस है वो नहीं होने चाहिए. टेक्निकल टर्म एंड वेग एक्सप्रेशन शुड बी अवॉइडेड. कोई भी टेक्निकल वर्ड्स वगैरह यूज ना हो जो अगले बंदे को समझ ना आए. क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड इन येस और नो, मल्टीपल चॉइस. येस और नो में भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में भी हो सकते हैं. मल्टीपल चॉइस में जिस एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री वगैरह होते हैं. कंट्रोल क्वेश्चन टू क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट. क्रॉस चेक भी आप कंट्रोल क्वेश्चन क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट. जो रिस्पोंडेंट इंफॉर्मेशन जो जिस पे टिक किया उसका क्रॉस चेक भी कर लें आप, क्योंकि कुछ जो है सिंपल, कुछ उसमें मिसिंग्स भी हो सकती हैं, कुछ प्रॉपरली फिल नहीं हो सकते, नहीं हुए होते. Advantages of questionnaire: lower cost, time saving, accessibility to widespread respondents, no interviewers bias, greater anonymity, respondents convenience, standard wording, no variation. इसका तो आपको समझ आ गया होगा. Disadvantages of questionnaire: questionnaire can be used only for educated people. जाहिर सी बात है, क्वेश्चनियर अगर आप बनाते हैं वो अनएजुकेटेड पर्सन कभी भी फिल नहीं कर सकेगा. समटाइम्स डिफरेंट रिस्पोंडेंट्स इंटरप्रेटेड क्वेश्चंस डिफरेंटली. इसमें ये एक डिसएडवांटेजेस है कि आपको जिस किस्म का रिस्पांस चाहिए, हर बंदा उस किस्म का रिस्पांस नहीं देता, हर बंदे का रिस्पांस डिफरेंट हो सकता है.
Questionnaires do not provide an opportunity to collect additional information. Questionnaire में आप बस 5 या 6 या जितनी भी ऑप्शंस दे देते हैं, उन्हीं ऑप्शंस में रह के उस बंदे ने उसको फिल करना होता है। इसके अलावा वो एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें नहीं अपनी दे सकता। Researchers are not sure whether the person to whom the question was mailed has himself answered the question. जब आप किसी को भी ईमेल कर देते हो या बाय पोस्ट भेज देते हो क्वेश्चनियर, तो आपको नहीं पता आपने जिस बंदे को टारगेट किया उसी ने फिल किया या उसने किसी से भी फिल करके भिजवा दिया। Many questions remain unanswered. बाज़ औक़ात तमाम क्वेश्चंस फिल नहीं हुए होते। The respondent can consult other persons before filling in the questionnaire. हो सकता है अगर आप एक बंदे के किसी के रिव्यूज जानना चाहते हो, तो हो सकता है उसने फिल करने से पहले किसी से मशवरा ले लिया हो, तो फिर उसके अपने रिव्यूज तो नहीं आए, वो किसी का मशवरा लेके उसने किया है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। Precautions in data collection. The data must be relevant to the research problem. जो आपने अपनी रिसर्च आइडेंटिफाई की है, आपका जो डाटा है उसी से रेलिवेंट होना चाहिए। It should be collected through formal or standardized research tools. फॉर्मल और स्टैंडर्डाइज्ड सर्च टूल्स से कलेक्ट किया करना चाहिए। इसमें बहुत सारी आगे इसमें डिटेल में अगर आगे टाइम मिला तो हम जाएंगे कि इसके जो सर्च टूल्स हैं किस तरीके से कलेक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक लंबी बहस है। The data should be such as these can be subjected to statistical treatment easily. डाटा ऐसा होना चाहिए जिसपे हम कोई भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट या स्टैटिस्टिकल मॉडल्स वगैरह अप्लाई कर सकें। The data should have minimum measurement error. उसमें मिनिमम एरर होने चाहिए डाटा के अंदर। The data must be tenable for the verification of hypothesis. जो डाटा है वो हाइपोथेसिस को वेरीफाई करता हो, जो आपने हाइपोथेसिस बनाए हैं उनसे रिलेटेड होना चाहिए। The data should be collected through objective procedures. आपका जो मकसद है उसके मुताबिक डाटा कलेक्ट होना चाहिए। The data should be accurate and precise. The data should be reliable and valid. The data should be complete itself and also comprehensive in nature. Thank you. किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ समझ ना आया हो, अभी हम आगे क्वेश्चनियर पे जाएंगे। क्वेश्चनियर आपको मैं दिखाऊंगा, फिर उसकी आगे मजीद हम जो है ना लाइव वर्किंग करके मैं आपको बताऊंगा, जहाँ तक किसी को समझ ना आया हो। हेलो, No, sir, everything is clear. जी सर, आ गई है समझ। डन है सर। जी सर क्लियर है। ठीक सर है। मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, तो दोबारा इसी को ज्वाइन करें। नहीं ये एक्सटेंडेड हो गया। अगर बेटा आपको कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, सर से पूछ लें आप। नो सर क्लियर है। नो सर, क्लियर है यहाँ तक अभी। ये Okay, एक that's- क्वालिटेटिव डाटा का बता दें। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, क्वालिटेटिव डाटा का। क्वालिटेटिव डाटा इसमें अब क्वांटिटेटिव में जिस तरह न्यूमेरिकल्स वैल्यूज होती हैं, मतलब आपके सॉरी इधर मलके कलान इधर भी जांदा, मलके कलान भी इधर हरड़ भी जांदा रास्ता। सही है, फिर साढ़े चौक में सीधा जांदा। बिलाल यार आपका भाई, माइक आप म्यूट। जरा म्यूट कर दें प्लीज। बिलाल साहब आपका माइक ऑफ करें कहीं। जी बेटा पूछे क्वेश्चन। इन्होंने पूछा कि क्वालिटेटिव जो है ना डाटा का बता दें। क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा न्यूमेरिकल वैल्यूज में होता है। क्वालिटेटिव डाटा ये होता है कि आप किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, अब कोई भी इंसान है उसको एग्जांपल मैं देता हूँ, उसको उसके नेचर के बारे में अगर जानना है या कलर्स, उसकी कलर्स उसको कौन से पसंद है, ब्लू, वाइट, येलो, कोई भी, तो आप उससे क्वेश्चन करेंगे उसके कलर के बारे में, फिर उसको ऑप्शंस मुख्तलिफ दे देंगे। अब उन ऑप्शंस में वो बंदा ज़ाहिर है एक सिलेक्ट करेगा, तो अब वो न्यूमेरिकल्स में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक बंदा ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता है, अब वो न्यूमेरिकल में नहीं है, तो इस डाटा को क्वालिटेटिव कहते हैं, जो मेजर किया जा सके। फॉर एग्जांपल आप किसी से अब क्वेश्चंस करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आप कोई भी आप एक स्टोर ले लें, आप उस स्टोर से शॉपिंग करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ आपको इस स्टोर में अगर आपको अच्छा लगता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये स्टोर इस पे शॉपिंग क्यों करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको मुख्तलिफ क्वेश्चंस करूंगा। मैं आपसे पूछूंगा ये स्टोर आपको अच्छी प्राइस दे रहा है, तो आप एग्री, डिसएग्री या न्यूट्रल आंसर देंगे। तो ये एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, ये न्यूमेरिकल आंसर्स नहीं है उसके। आप
डेफिनेटली आप ये नहीं कहेंगे जी मुझे ये स्टोर जो है ये अब अगर मैं अच्छी प्राइस दे रहा है तो आप ये नहीं कहेंगे जी 10 नंबर, या उसमें नंबर नहीं देंगे 10 नंबर 50 नंबर जी। आप एक आंसर देंगे कि हाँ मुझे वो पसंद है। अब उस पसंद को हमने आगे 5 ऑप्शंस में डिवाइड कर दिया है, जिस तरह स्ट्रोंगली डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रोंगली एग्री। हमने उन आपकी चॉइस को 5 ऑप्शंस में डिवाइड कर दिया। तो अगर उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप इस स्टोर पे प्राइस की वजह से जा रही हैं या नहीं। फिर अगर आप उसी स्टोर का माहौल की वजह से आप जा रहे हैं, अगर आपको प्राइस नहीं है, माहौल अगर आप वहाँ पसंद है आपको या नहीं पसंद, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि आप ये स्टोर उनके अच्छे एनवायरनमेंट की वजह से जो है चूज कर रहे हैं। तो आगे आपको 5 ऑप्शंस मिल जाएंगी, एग्री डिसएग्री। आप एग्री करेंगे हाँ जी माहौल की वजह से, अगर नहीं डिसएग्री करेंगे तो जी माहौल की वजह से मैं नहीं जा रही, या कोई और वजह हो सकती है। अब वो जो आप आंसर दे रही है वो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज में नहीं दे रही, आप फीलिंग्स बता रही है। उन फीलिंग्स को हम जो है ना एवेलुएट करते हैं थ्रू प्रॉपर आगे प्रोसेस कर। क्लियर हो गया आपको या मजीद बता दूं? हेलो, बेटा क्लियर हो गया आपको? यस सर, क्लियर हो गया। डॉक्टर साहब कैरी ऑन। ठीक है। ये इसका अभी बंद तो नहीं करनी, आगे एक्सटेंड कर दिया ना टाइम उन्होंने? एंड हो गया ऑटोमेटिकली। आप बस लाइव वर्किंग बच्चों को दिखाएं और उनका चीजें ठीक है। बताएं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चनियर का सैंपल दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चनियर मैंने खुद अपनी रिसर्च में यूज किया है। सबको नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है। अब इसमें आप देखें क्वेश्चनियर का एक मैंने नाम रखा सर्विस क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्वेश्चनियर। इसमें ये कि सर्विस क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी किसी भी स्टोर के सब बारे में। स्क्रीन पे आपका प्रेजेंटेशन है। सॉरी बच्चों आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है? यस सर, आ रहा है नजर मुझे। आ रहा है सर, आ रहा है। ओके कैरी ऑन डॉक्टर साहब। ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन ये है सर्विस क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सर्विस क्वालिटी के बारे में, किसी भी स्टोर के बारे में। कोई भी शॉपिंग करने जाता है मॉल्स में, स्टोर्स में, तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सर्विस क्वालिटी भी, कोई भी स्टोर जो है सर्विस क्वालिटी कैसी दे रहा है और कस्टमर उस स्टोर से सेटिस्फाई हैं या नहीं। तो मैं क्वेश्चन ये बनाया जिसमें सबसे पहले ऑप्शन है नेम की, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, जेंडर, फिर एजुकेशन, अंडर मैट्रिक, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, मास्टर एंड अबव, एज आ गई 18 to 25 years, 26 to 30, 31 to 40, इसी तरह 61 years एंड अबव। फिर ऑक्यूपेशन का क्वेश्चन है आ गया गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट, बिजनेस, हाउसवाइफ, स्टूडेंट एंड जॉबलेस। मंथली इनकम कितनी है? लेस देन 10,000, 10 to 20, 20 to 35, इसी तरह 150 एंड अबव। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग? शॉपिंग वो कितनी दफा कर रहे हैं? हर हफ्ते कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, फोर्टनाइटली बेसिस पे कर रहे हैं, क्वार्टरली कर ले। अब ये जो शुरू के क्वेश्चन है सारे डेमोग्राफिक्स में आते हैं। अब कुछ रिसर्च में हमें डेमोग्राफिक्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, कुछ में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। अब मैंने जो रिसर्च किया इसमें, अब ये जो डेमोग्राफिक्स है इनको मैंने सिंपल इस चीज में यूज किया है। इनके मैंने कंपैरिजन वगैरह बता दिए, इनके ग्राफ्स वगैरह बना के बता दिए कि फॉर एग्जांपल मैंने 500 लोगों का डाटा कलेक्ट किया। अब 500 में से अंडर मैट्रिक कितने थे, मैट्रिक कितने थे, और जो अगर मैट्रिक थे तो उनकी एज क्या थी, अंडर मैट्रिक वालों की एज क्या थी, इंटरमीडिएट और मास्टर्स वालों की एज क्या थी, और अगर कोई किस एज के लोग ज्यादा जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, प्राइवेट जॉब कर रहे थे, बिजनेस, हाउसवाइफ, स्टूडेंट थे या जॉबलेस थे, और किस एजुकेशन के लोग कौन सी जॉब कर रहे थे और उनकी मंथली इनकम कितनी थी और उनका फ्रीक्वेंसी क्या थी शॉपिंग की। इसमें एक और क्वेश्चन भी था स्पेंडिंग का, वो सॉरी मैं मिस हो गया। बहरहाल ये डेमोग्राफिक्स में इनका सिंपल आप ग्राफ बनाकर, एक्सेल में भी ग्राफ बन सकता है, ये आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन अभी जो मेन हमारा मकसद है कि उस स्टोर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, सर्विस क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो उसके बाद फिर आपको ये मैं दिखाता हूँ। प्लीज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सर्कल द नंबर द मोस्ट एक्यूरेट रिफ्लेक्ट्स द रीजंस बिहाइंड शॉपिंग इन सिलेक्टेड स्टोर। 1 मीन्स स्ट्रांगली एग्री और 5 मीन्स स्ट्रांगली डिसएग्री। अब सबसे पहले मैंने मुख्तलिफ वेरिएबल्स बना लिए।
अब सर्विस क्वालिटी का एक मॉडल है, उस मॉडल के अंदर उसके मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, जिसका सबसे पहले आता है टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी के आगे अब किसी भी स्टोर्स की टेंजिबिलिटी के बारे में जानने के लिए मैंने 5 क्वेश्चंस लिए। उन 5 क्वेश्चन से आइडिया हो गया कि ये जो स्टोर्स है इसकी टेंजिबिलिटी किस किस्म की है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है T1 के नाम से, द रिटेल आउटलेट इज मेंटेन क्लीन। अब कस्टमर से पूछा कि ये जो आउटलेट था, ये जो रिटेल स्टोर था, वो साफ था या नहीं। अब अगर वो उसको लगा कि वो साफ था, अब ये उसने 1 को एक टिक कर देना है या 5 को टिक कर देना है, अगर उसको पसंद नहीं आया। अगर उसका कोई आंसर नहीं था, हो सकता है वो न्यूट्रल कर दे, 3 कर दे। ये उस पर डिपेंड करता है कि उसको उस स्टोर की टेंजिबिलिटी या उसकी सफाई वगैरह कैसी लगी। फिर इसी तरह क्वेश्चन 2 था, अपीयरेंस ऑफ द आउटलेट फ्रॉम द आउटसाइड इज अपीलिंग। जो उस स्टोर की अपीयरेंस थी वो कैसी थी, वो अपीयरेंस ऑफ द आउटलेट फ्रॉम द आउटसाइड इज अपीलिंग, जो अट्रैक्ट कर रही थी लोगों को। मैं अब ये क्वेश्चन ये था कि उस स्टोर की जो अपीयरेंस थी वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी या नहीं। तो आगे इसी तरह फिर 5 ऑप्शंस थी, स्ट्रांगली एग्री। अगर वो कर रही थी तो आगे से रिस्पोंडेंट का आंसर आएगा जी स्ट्रांगली एग्री, वो कर रही थी। नहीं होगा तो वो 5 को क्लिक कर देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंटीरियर डेकोर इन द आउटलेट इज अट्रैक्टिव। अंदर की डेकोरेशंस वो कैसी थी। फिर इसी तरह द आउटलेट मेंटेन्स फैसिलिटी दैट आर स्टेट ऑफ द आर्ट। मेंटेन्स फैसिलिटीज, उनकी जितनी भी उन्होंने फैसिलिटीज दी हुई थी वो कैसी थी। फिर स्टाफ डाउन हियर इज अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड। जो उनका स्टाफ था वो साफ सुथरा कपड़े पहने हुए थे और ड्रेस थे। पार्किंग स्पेसेस थी या नहीं थी। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, द लेआउट ऑफ द स्टोर मेक्स इजियर फॉर कस्टमर टू मूव अराउंड एंड फाइंड आउट व्हाट दे नीड। मगर कस्टमर को इजीली हर चीज अवेलेबल हो रही थी, इजीली जो उनको चाहिए थी वो आराम से ढूंढ सकते थे। बेसिकली ये होता है कि अगर अब कोई भी एक आपका है, अब मैं फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल हमने टेंजिबिलिटी है, अब इसकी मैं बहुत सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। अब एक एग्जांपल ये देता हूँ, एक बंदा अगर जॉब कर रहा है, वो अपनी जॉब से खुश है या नाखुश है, जो भी है, अब उसके बारे में मैंने जानना है। अब डायरेक्ट पूछने से बेहतर अब उसकी सेटिस्फेक्शन का लेवल हो सकता है वो कह दे खुश है, लेकिन हो सकता है वो खुश ना हो। तो उसके लिए हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस बनाते हैं, जो क्वेश्चन उसी एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो अपनी जॉब से खुश है, तो अब बज़ाहिर तो वो खुश नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे ऐसी चीजें हों वो जिससे वो खुश ना हो। तो वो जानने के लिए मुख्तलिफ मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं उससे क्वेश्चंस करूंगा। आप पहला मैं क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल उससे करता हूँ कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसकी जो है, आप जितने भी आपके सीनियर्स हैं उनके बिहेवियर से आप खुश हैं। अब वो कह दे, अब वो सोचेगा कि बिहेवियर से, हाँ बिहेवियर तो बिल्कुल ठीक है, वो ओके कर देगा, एग्री कर देगा, स्ट्रांगली एग्री कर देगा। अब अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आपकी जो सैलरी है वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको मिल रही है। हो सकता है वो बिहेवियर की वजह से खुश हो और वो कह रहा हो कंपनी को, हाँ जी कंपनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन सैलरी जब सैलरी की बात की, मैंने कहा आपकी जो सैलरी है उससे आप सेटिस्फाई हैं, हो सकता है वो डिसएग्री कर दे। तो इसी तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैं कोई और बना लूंगा कि आप जो उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और तीसरा क्वेश्चन कोई भी हो Excuse सकता me, है कि sir. जी जी सर जिस तरह ये अभी आपने बताया, लाइक ये अभी आप जो एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में टेंजिबिलिटी एक्सप्लेन्ड है और इसके आपने इस वेरिएबल के आपने 7 क्वेश्चंस बना लिए। तो सर क्या ये हम अपने क्वेश्चन में भी मेंशन करते हैं कि ये मैं टेंजिबिलिटी मेजर कर रही हूँ, या इसको हम स्किप कर देते हैं? नहीं, जब आप क्वेश्चन आप किसी से कर रहे हो तो उसको तो नहीं पता आप क्या कर रहे हो, आपने क्या वेरिएबल बनाया या नहीं। आप ये जो हेडिंग्स है टेंजिबिलिटी वगैरह आगे जितनी भी आएगी ये आप खत्म कर सकते हैं। जब आप एक आम कस्टमर्स को जिससे फिल करवा रहे हैं, आप सिंपल क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 मतलब 15 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, उनके आगे रख के आप उनसे फिल करवा सकते हैं। फिर जब अपनी काम के लिए जब आप उस क्वेश्चन को सेट करोगे तो फिर आप ये हेडिंग्स वगैरह दे के बाकायदा उसकी क्वेश्चन को डिवाइड करके हर वेरिएबल के अपने अपने क्वेश्चन अलग से कर सकते हैं। अभी तो ये हमने अपने यूज के लिए बनाया हुआ ना, लेकिन आप जब कस्टमर्स को देते हो, कस्टमर को तो नहीं पता कि ये आपने ऊपर वेरिएबल क्या बनाया हुआ है, ये क्या चीज है। तो आप ये T1 जैसा मैंने लिखा हुआ है, इसी को क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 इसी तरह 20 क्वेश्चन है, 50 है, 30 है, आप एक ही बारी में क्वेश्चन 1 2 3 4 आप इस तरह करके बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप ये हेडिंग दे के ही कस्टमर को बताएंगे, इस तरह भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन वो ना भी करें वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि कस्टमर्स को तो वेरिएबल्स का नहीं पता। जी सर, क्लियर? थैंक यू सर। ठीक है। अब ये भी आपको क्लियर हो गया कि एक क्वेश्चन एयर बनाने के लिए किसी भी वेरिएबल किसी भी चीज की किसी भी वेरिएबल को एक्सप्लेन करने के लिए आप क्वेश्चंस किस तरह बनाते हैं।
ये आपको क्लियर हो गया? जैसा मैंने अभी एक Yes, जॉब sir. सेटिस्फेक्शन की जो एग्जांपल दी कि मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए, 3-4 क्वेश्चंस किए, 2 में तो वो सेटिस्फाई हुआ, 3 में उसने डिससेटिस्फेक्शन अपनी शो कर दी। तो बेसिकली एट द एंड रिजल्ट हमारा क्या निकला? जो कह रहा था मैं सेटिस्फाई हूँ, हो सकता है वो पूरा क्वेश्चन फिल करने के बाद हमें पता लगे ये तो डिससेटिस्फाई है, ये सेटिस्फाई नहीं है। तो इस तरह हम हर जो है ना कोई भी वेरिएबल है उसमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस बना के ना उसके आंसर्स हम ले सकते हैं। अब जिस टेंजिबिलिटी सर है, आई हैव अनदर क्वेश्चन। जी जी सर जिस तरह ये अभी आपने बताया टेंजिबिलिटी के, अगर सपोज अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो जो दूसरे वेरिएबल हैं उनके भी 5 होने चाहिए नहीं जरूरी नहीं है, टू रन दैट टेस्ट, आपके कि वो 2 डिफरेंट क्वेश्चंस भी नंबर? हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 5 ही हो। वो तो सर वो जितने टेस्ट जब हम मैक्सिमम, रन करते हैं तो वो उसमें तो नहीं इफेक्ट आता कोई, नहीं मतलब वो अगर अब हमने आगे चल कोरिलेशन के आपको देखी? बताऊंगा ना वो किस तरह होता है। आप किसी जी सर। अब इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन है। अब टेंजिबिलिटी के 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर आगे आप रिस्पॉन्सिव पे आ जाए, इसके आ रहे हैं, इसके भी 7 है, लेकिन आगे कुछ के 5 भी आएंगे, 3 भी आएंगे, तो वो मैं फिर आगे आपको बताता हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस या एम्प्लॉयज हेयर आर कर्टियस, इसकी भी इसी तरह 5 है कि एम्प्लॉयज का बिहेवियर कैसा था। आई डू गेट स्पेशल अटेंशन एवरी टाइम आई विजिट, तो जो उनके एम्प्लॉयज थे उन्होंने मुझे स्पेशल अटेंशन दी है या नहीं दी, ये एम्प्लॉयज के बारे में। ठीक है। स्टाफ इज प्रॉम्प्ट इन हैंडलिंग क्वेरीज, जो उनका स्टाफ था वो मेरे सवाल, जो मेरे मसले मसाइल थे उनको क्विक हल कर रहे थे। स्टाफ एट द आउटलेट इज सेंसिटिव टू आवर नीड्स, स्टाफ जो था वो बहुत सेंसिटिव था हमारी नीड्स एंड वांट्स के मुतालिक। फिर मेंटेनेंस विद इन द आउटलेट इज गुड, जो स्टोर के अंदर मेंटेनेंस थी वो अच्छी थी या बुरी थी। स्टाफ इज कम्पिटेंट इन हैंडलिंग पीक कस्टमर ट्रैफिक, अगर कस्टमर ज्यादा हो जो तो स्टाफ जो है उनका वो हैंडल सही तरीके से कर रहा था या नहीं। हैंडलिंग कस्टमर्स कंप्लेन डायरेक्टली इमीडिएटली। अब इसमें आप देख लें जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कस्टमर हैंडलिंग पे, सॉरी एम्प्लॉयज पे आ रहे हैं कि एम्प्लॉयज का रिस्पॉन्स कैसा है उस स्टोर के एम्प्लॉयज का। अब ये 7 क्वेश्चन हैं, लेकिन 7 के 7 इसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से पूछ के उनके जो एम्प्लॉयज का था उनका बिहेवियर या उनका रिस्पॉन्स कैसा था, रिस्पॉन्सिवनेस। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी सर। Yes, sir. नेक्स्ट है रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट। अभी उस स्टोर्स के बारे में रिलायबिलिटी और ट्रस्ट के बारे में क्वेश्चन है, जिस तरह सेल्स ट्रांजैक्शंस आर एक्यूरेट एंड एरर फ्री, जो वो ट्रांजैक्शन करके दे रहे थे उसमें कोई गलत तो एंट्री नहीं कर रहे थे, कोई एक्स्ट्रा बिल तो नहीं बन रहा था, या कंपनी ने कुछ जानबूझ के अगर वहां पे अगर शेल्फ पे कोई और प्राइस शो हो रही है तो हो सकता है वो जब बिल बनाते हुए प्लस टैक्स भी उन्होंने अलग से ऐड किया हो, या इस किस्म की वो कोई काम तो नहीं हो रहा। फिर द बिलिंग प्रोसेस इज टाइम एफिशिएंट, जो बिलिंग प्रोसेस वो सारा कर रहे थे उस पर ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा था। फिर ऑटोमेटिक प्राइस टेलर इज इजी टू यूज एट द आउटलेट। ऑटोमेटिक प्राइस टेलर वो जो स्कैन करके आप प्राइस जो है वो खुद से चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाजू का शेल्फ पे कुछ चीज़ों में प्राइसेस नहीं लगे होते, तो आप वो मशीन के साथ स्कैन करके चेक कर सकते हैं। सिंसियर इंटरेस्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो सिंसियर हैं, वो उसमें इंटरेस्टेड हैं। विलिंगली हैंडल रिटर्न्स एंड एक्सचेंज, आपके जितने भी रिटर्न्स और एक्सचेंज वगैरह हैं वो कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ गलत आ जाती है वो एक्सचेंज इजीली कर रहे हैं या नहीं। स्टाफ इज प्रॉम्प्ट टू अपोलोजाइज इन द इवेंट ऑफ मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो अगर वो हो जाती है तो वो उसमें अपॉलोजी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। प्रोवाइडिंग सर्विस एट द टाइम इट प्रॉमिसिंग टू डू, मतलब जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो दे रहे हैं या नहीं। तो इसमें सारा रिलायबिलिटी और ट्रस्ट के से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो वही क्वेश्चन बार बार डिफरेंट अंदाज में पूछ के हमने अपने आंसर्स लिए उनसे। नेक्स्ट है एश्योरेंस। अब एश्योरेंस में आप देखें सिर्फ 3 क्वेश्चन है। एश्योरेंस द एम्प्लॉयज शुड आर क्विक एंड एफिशिएंट इन सर्विस डिलीवरी, जो एम्प्लॉयज थे वो क्विक थे और एफिशिएंट थे सर्विस डिलीवरी में। ऑल एम्प्लॉयज हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज थे जो उनके एम्प्लॉयज थे उनको नॉलेज था, या बिल्कुल ही वो किसी चीज़ के बारे में आप अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो एम्प्लॉय से आप पूछे जी फलानी चीज़ है या नहीं है, हो सकता है उसको पता ही ना हो। तो ये उस बारे में कि एम्प्लॉयज को हर चीज़ पता थी, वो जो है स्ट्रॉन्ग नॉलेज था प्रोडक्ट्स के हवाले से भी और सर्विसेज के हवाले से भी। एम्प्लॉयज आर कंटिन्यूसली कर्टियस विद कस्टमर्स, वो एम्प्लॉयज का जो कंटिन्यूसली कर्टियस थे कस्टमर्स के साथ, उनका बिहेवियर जो है बिल्कुल कर्टियस था। फिर आता है एम्पैथी, इंडिविजुअलाइज्ड इंटेंशन टू कस्टमर्स,
कि हर क्वेश्चन को हर कस्टमर को इंडिविजुअली वो प्रायोरिटी दे रहे हैं या नहीं। कन्वीनियंट स्केड्यूल्स फॉर कस्टमर्स, कस्टमर के लिए जो स्केड्यूल है उस स्टोर का वो कन्वीनियंट है या नहीं। पर्सनलाइज्ड सर्विसेज टू कस्टमर्स, हर कस्टमर के उसके पर्सनल लेवल पे जाके वो सर्विसेज अवेलेबल वो दे रहे हैं स्टोर्स वाले या नहीं। अटेंशन टू प्रोवाइड बेस्ट सर्विसेज टू कस्टमर। फिर अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक नीड ऑफ कस्टमर्स, ये सारी एक ही बात डिफरेंट अंदाज में पूछी गई है। फिर आगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फिर एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आई एम सेटिस्फाइड विद दिस रिटेल आउटलेट, मतलब कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहता है यस, वन को चूज कर लेते हैं 100% सेटिस्फाई। माय डिसीजन टू विजिट दिस आउटलेट हैज बीन अ वाइज वन, कि वो कह रहा है कि मेरा एक बहुत अक्लमंदाना फैसला था इस स्टोर को चूज करना। अगर वो सेटिस्फाई है डेफिनेटली इसको भी वो वन ही करेगा। आई डिड द राइट थिंग व्हेन आई डिसाइडेड टू शॉप हियर, मैंने हमेशा वही किया जो डिसाइड किया था शॉप जो चीज लेने के लिए। माई शॉपिंग एक्सपीरियंस हेयर हैज बीन एन एंजॉयबल वन, मैंने इस यहाँ पे शॉपिंग को एंजॉय किया। आई विल रिमेन विद दिस बैंक फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब यहाँ पे सॉरी ये स्टोर आएगा। आई विल रिमेन विद दिस स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि मैं स्टोर के साथ ज्यादा अरसे तक काम करूंगा, मतलब इस यहाँ से शॉपिंग करूंगा या नहीं। ये सेटिस्फेक्शन लेवल चेक हो रहा है। डेफिनेटली अगर वो सेटिस्फाई होगा तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से शॉपिंग करेगा। ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड विद द सर्विस क्वालिटी ऑफ द स्टोर, दिस रिटेल मीट्स माय एक्सपेक्टेशंस, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस ही उसको मीट कर रहा है स्टोर या नहीं। फिर एक और वेरिएबल है प्राइस परसेप्शन, कि अब कस्टमर का उस स्टोर से रिलेटेड प्राइस के बारे में उनके क्या परसेप्शन है। सिलेक्टेड स्टोर गिविंग यू अ डिस्काउंट ऑन रिटेल प्राइस, जो सिलेक्टेड स्टोर है वो आपको रिटेल प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है या नहीं। सिलेक्टेड स्टोर गिविंग डिस्काउंट ऑन स्पेशल इवेंट्स और फेस्टिवल्स, फॉर एग्जांपल कोई ईद आ जाती है या कोई भी ऐसा इवेंट या रमजान स्पेशल ऑफर्स आती हैं, वो ये स्टोर्स दे रहा है या नहीं। सिलेक्टेड स्टोर हैज ओवरऑल लो प्राइस, इस स्टोर की प्राइस लो है या नहीं। सिलेक्टेड स्टोर हैज लो प्राइस एज कम्पेयर टू अदर्स। सिलेक्टेड स्टोर प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद लो प्राइस, वो अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स दे रहा है लो प्राइस में। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज क्लियरली विजिबल, तो ये सारा एक कस्टमर की प्राइस, किसी भी स्टोर के बारे में उसकी प्राइस की जो परसेप्शन है उसको जानने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया था। यहाँ तक क्लियर होगा, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका? नो Yes, sir. सर क्वेश्चंस आपने कहीं से अडॉप्ट किए कि आपने खुद ये बनाया है? ये आपके जो अब इस तरह होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। जब भी आप क्वेश्चन ईयर, अब इस क्वेश्चन ईयर को हमको बता दूं, इसमें 80% अडॉप्टेड है, 20% मैंने खुद बनाया। अब ये जो प्राइस परसेप्शन वाला पोर्शन है ये मैंने खुद बनाया, क्योंकि आप 100% अडॉप्टेड क्वेश्चन ईयर ले लेते हैं ना, तो उस पर आप जब आप रिसर्च करेंगे तो आपका जब आप फॉर एग्जांपल कहीं भी भेजेंगे किसी रिव्यूअर्स के पास भी, किसी के पास, वो आपसे पहला क्वेश्चन ये करेगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 100% आपने अडॉप्टेड उठा लिया है, तो इसका मतलब इस पे पहले रिसर्च हुई हुई है, तो फिर आपने क्यों की है। फिर वहां पे आपको आगे से आंसर देना होता है कि आपने 100% वो क्वेश्चन ये क्यों उठाया है। आपने तब उठाया या तो जो पहले रिसर्च हो चुकी हुई है तब आप उसको उठा रहे हो, कि आप उस रिसर्च को चैलेंज कर रहे हो कि वो रिसर्च गलत हुई है या उसमें कुछ फॉल्ट था या किस तरह था, इसलिए आपने हूबहू वही क्वेश्चन ईयर उठा के आपने उस रिसर्च को चैलेंज किया है, तो फिर आप वो उठा सकते हो। लेकिन अगर एक क्वेश्चन सर ईयर है, अगर हम इसी तरह अगर हम खुद से अगर बनाते हैं क्वेश्चन, तो सर फिर हम उसकी रिलायबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि वो उसी चीज को मेजर कर रहा है, उसी वेरिएबल को मेजर कर रहा है कि नहीं? सर उसको भी तो क्वेश्चन की कोई रिलायबिलिटी के लिए ना ऑथेंटिक सोर्स। बहुत, मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ, मुख्तलिफ तरीकेकार होते हैं। सबसे पहले जब क्वेश्चन ये बनाते हो डेफिनेटली आप खुद से उसको पहले चेक करते हो, फिर आप किसी सीनियर से उसको वेरिफिकेशन करवाते हो। करवाने के बाद जो डाटा आप कलेक्ट करते हो ना, उसकी भी आगे वैलिडिटी और उसकी ऑथेंटिकेशन जो है वो चेक होती है। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अब इसी तरह अब जब सामने पे स्क्रीन पे ओपन है, एक क्वेश्चन है, सिलेक्टेड स्टोर हैज लो प्राइस एज कंपेयर टू अदर्स। अब ये क्वेश्चन है, अब डेफिनेटली अगर ये स्टोर लो प्राइस दे रहा है, कस्टमर 1 चूज करेगा। अगर यही क्वेश्चन मैं अगर इस तरह कर दूं, सिलेक्टेड स्टोर डिड नॉट गिविंग एनी लो प्राइस एज कंपेयर टू अदर्स, जबकि बाकी क्वेश्चंस अलग हैं, ये क्वेश्चन मैंने उल्ट कर दिया। अब अगर एक स्टोर अच्छी प्राइसेस दे रहा है, वो सारी 1-1-1-1 करता जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन बीच में मैंने उल्टा कर दिया, तो अब अगर वो स्टोर उसको अच्छी प्राइस दे रहा है
तो जाहिर सी बात, अब सारे उसने आंसर 1-1 किए, इसका वो 5 कर देगा। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम इस डाटा को प्रोसेस करेंगे सिस्टम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो इस क्वेश्चन का इशू दे देगा, वो एरर दे देगा। वो एरर भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो इसका क्या मतलब होगा, या तो ये क्वेश्चन इररेलेवेंट है या ये क्वेश्चन गलत है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, उल्ट कर दिया, डिड नॉट लगा दिया, तो इसका आंसर रिवर्स हो गया। अब बेसिकली ये क्या होता है, कोई भी वेरिएबल है, अगर उसके बारे में हम 5-6 क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हैं ना, उन पांचों क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ना, मोर देन 70% सेम होने चाहिए, तब वो डाटा वेरीफाई होता है। क्लियर है, या मैं दोबारा इस चीज को बताऊं? सर अगर जिस तरह आप बता रहे हैं कि अगर आप 5 कर देते हैं और वो नो में आंसर आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो जी। फिर तो सर वो डाटा आपने खुद ही बताया कि वो उसको वेरीफाई नहीं करेगा, वो उसमें एरर दे देगा, तो फिर वो सर उसको अब किस मैं तरह है? वही आपको बता रहा हूँ। अब 5 क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन सेम आंसर थे, पांचवा क्वेश्चन वो 5 सिलेक्ट कर देता है। तो वो जब हम डाटा की वो जो प्रोसेसिंग करेंगे, उसमें उसकी वैलिडिटी वगैरह चेक करेंगे, तो वहां पे वो क्लियर बता देगा ये क्वेश्चन आपका ठीक नहीं है। या तो फिर हम इस क्वेश्चन को ठीक करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने डिड नॉट लगा दिया, इसको मैंने रिवर्स कर देना है। जब हम इस क्वेश्चन को हम रिवर्स करते हैं, तो 5 को हम 1 कर देते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल सारे 5 आंसर है और इसका 1 आंसर है, तो 1 को हम 5 कर देंगे। और फिर क्वेश्चन को भी चेंज करेंगे, डिड नॉट खत्म कर देंगे। एक ये हो सकती है। दूसरा, अगर टोटली क्वेश्चन ही इररेलेवेंट है, और आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने एक क्वेश्चन बीच में 5-6 कर दिए और एक टोटली इररेलेवेंट क्वेश्चन है और आपको नहीं समझ आई, जब डाटा कलेक्ट कर लिया, अब डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आंसर टोटली डिफरेंट होगा। तो जब आप डाटा अब सॉफ्टवेयर के अंदर चेक कर रहे होंगे ना, तो उस क्वेश्चन वो सामने आ जाएगा कि ये क्वेश्चन जो इसके आंसर्स के मुताबिक ये सारों के साथ रेलिवेंट नहीं है, तो फिर आप उस क्वेश्चन को निकाल दोगे। आप सिंपली उस क्वेश्चन को क्या करोगे, स्किप कर दोगे बीच में से। अगर आपने 5 क्वेश्चन किए, एक इररिलेवेंट आ रहा है, तो आप एक स्किप करके 4 क्वेश्चन कर दोगे। फिर आप अपनी रिसर्च में बताते हो कि मैंने 5 क्वेश्चन किए थे, तो एक क्वेश्चन नंबर फलाना जो भी था, वो उसको हमने स्किप कर दिया इररिलेवेंट आंसर्स की वजह से। जी सर, थैंक यू सर। कोई और क्वेश्चन कोई देख लें, फिर सोच लें, फिर आगे हम एक्सक्यूज मी सॉफ्टवेयर की सर, तरफ चलते हैं। जी जी। सर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम कितने क्वेश्चन होने चाहिए? ये आप पे डिपेंड करता है कि नॉर्मली जो है 8-10, नॉर्मली तो 5-6 होते हैं, लेकिन 8-10 भी होते हैं, 15 भी होते हैं। ये डिपेंड करता है आपका वेरिएबल कैसा है, उस वेरिएबल को कितने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हैं। 4, 5, 3, इवन 2 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, वो डिपेंड करता है। आप ज्यादा भी इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन जितने ज्यादा फिर अगर आप क्वेश्चन इंक्रीज कर देना, तो फिर डाटा की जो वैलिडिटी में या प्रोसेसिंग जब आप करते हो सारा आगे, उसमें फिर बहुत इश्यूज आते हैं। तो सिंपल 5-6 क्वेश्चन हो तो एनफ होता है। तो सर एक क्वेश्चनर में एक वेरिएबल लेंगे या 3 डिफरेंट ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, उससे ज्यादा ले एक सकते हैं? वेरिएबल पे तो आपकी रिसर्च ही नहीं हो सकती। डेफिनेटली 2, 3, 4 वेरिएबल होंगे, हर यस वेरिएबल के सर। क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। डेमोग्राफिक्स के अलावा टेंजिबिलिटी एक वेरिएबल हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस दूसरा, रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट तीसरा, और अश्योरेंस एम्पैथी 4-5, कस्टमर सेटिस्फेक्शन 6, और प्राइस परसेप्शन 7 वेरिएबल है इस एक क्वेश्चन में। यस सर, थैंक यू सर। और कोई इसके अलावा देख ले, कोई क्वेश्चन है तो बताए, फिर आगे हम सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, जी। अगर हमारे 2 वेरिएबल्स हैं, तो ये पॉसिबल है कि हम एक वेरिएबल को 5 लिकट स्केल के ऊपर मेजर करें और दूसरे को हम 7 पॉइंट लिकट स्केल के ऊपर मेजर करें? नहीं, अगर आपने 5 लिकट स्केल लिया तो 5 ही लेंगे, 7 लेंगे तो फिर सबका 7 करेंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन सर जैसे क्वेश्चन अडॉप्ट किया है तो वहां पर शायद 7 निकल दो उसके, तो फिर क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं होगा, या तो 7 होगा या 5 होगा। लेकिन अगर हम लोग के 2 वेरिएबल्स हैं, जिस तरह जॉब सेटिस्फेक्शन है और वर्क फ्लेक्सिबिलिटी है, तो जो जी वर्क फ्लेक्सिबिलिटी का स्केल है वो 5 पॉइंट है और जॉब सेटिस्फेक्शन का 7 है। अब उसको हम फिर खुद ही चेंज कर सकते हैं हाँ, चेंज कर लिकट सकते हैं। स्केल को? या तो आप 7 लेंगे, आप बता देंगे हम 7 ले रहे हैं, या 5 लेंगे। 3 भी होता है, ठीक। लेकिन जो 5 और 7 का है उनके रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा इजीली हो सकते हैं। 3 भी होता है, एग्री, डिसएग्री, और थर्ड वन होता है न्यूट्रल। 3 भी हो सकते हैं, 5 भी है और 7 भी है। मोस्टली 5 चलते हैं। अगर किसी एक वेरिएबल लेकिन के आपने क्वेश्चन ईयर अडॉप्ट किया तो उसके 7 है, और एक आपने वेरिएबल उठाया और उसके 5 है, तो आपकी मर्जी, आप दोनों को कन्वर्ट करके या 5 कर ले या 7 कर ले। 3 भी कर ठीक सकते हैं, वो आप पे है। ठीक है, थैंक यू। इसके अलावा और कोई?
और कोई क्वेश्चन? सर जो हम लोग क्वेश्चन अडॉप्ट करते हैं वो मोस्टली मेयर्स की हेडिंग्स होती है, उसके अंदर से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो जिन आर्टिकल्स के अंदर क्वेश्चन हमें नहीं मिल रहे होते तो वहां से कैसे अडॉप्ट करें? लाइक उसके कुछ डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जिनके तरीकेकार अंदर होते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं होता, कुछ रिसर्चर्स ने क्वेश्चन नहीं दिया होता। आप उनके उसी जो उनका रिसर्च पेपर आर्टिकल होता है उसके अंदर उनका ईमेल भी होता है, आप उनको ईमेल करके भी मंगवा सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें आपका ये क्वेश्चन चाहिए जो आपने इसमें मेंशन नहीं किया, वो आपको दे सकते हैं। अगर नहीं दें तो फिर आप कहीं और से ढूंढ लें या खुद से बना लें। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सर अगर हमारे जो जिस तरह ये बिलिकेट स्किट की आपने बात की है सर, अगर हमारा कॉन्टिन्यूस डेटा है मतलब लाइक टेम्परेचर वगैरह है तो सर हम उसको कैसे वो क्वांटिटेटिव देखेंगे में आ इसमें? जाता है, वो क्वांटिटेटिव में आ जाता है। ठीक सर। ये भी क्वालिटेटिव की बात है। और कोई क्लियर है? बेटा और क्वेश्चन है आपका? नो सर। नेक्स्ट स्टेप पे नो चलो फिर। सर। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन के बारे में जरा बता दूं किस तरह हमने ये क्वेश्चन ये डाटा कलेक्ट किया। अभी इसमें जितने भी डेमोज हैं इसमें हम बाद में अगर बात कर लेंगे कि टाइम बच गया तो। फिलहाल हम इनके जो वेरिएबल्स हैं इस पे जाएंगे। अब जिस तरह मैंने क्वेश्चंस को नाम दे दिया, वैसे तो अगर जब ये मैंने क्वेश्चन ये डाटा जब ये कलेक्ट किया था तो मैंने सिंपल क्वेश्चन 1 2 3 नाम दिया था, लेकिन यहाँ पे फिर मैंने इनको डिवाइड कर दिया। जैसे आप क्वेश्चन 1 को टेंजिबिलिटी के क्वेश्चन 1 को T1 T2 T3 इससे ये नाम दे दिया ताकि मुझे पता लग जाए ये इस वेरिएबल के क्वेश्चंस हैं। फिर इसी तरह रिस्पॉन्सिव RP1 RP2, इसी तरह लाइबिलिटी एंड ट्रस्ट को मैंने RT1 RT2 इसी तरह कर दिया। एश्योरेंस को A1 A2 A3 कर दिया। एम्पैथी को E से मैंने कर दिया। कस्टमर सेटिस्फेक्शन CS 1 2 3 4 और फिर प्राइस परसेप्शन PP 1 2 3 4 ऐसा कर दिया। क्योंकि डाटा आगे मैंने फिर जो क्वेश्चन फिल करवाया था वो डाटा मैंने कन्वर्ट किया, वो डाटा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये 7 क्वेश्चन है टेंजिबिलिटी के, T1 T2 T3 T4 T5 T6 और 7। सबको ये नजर आ रही है फाइल? यस सर। अब Yes, इसमें sir. आप देखें ये नंबर 2 पे है 1, फिर आगे 1 1 2 3 3 3। अब ये सबसे पहले जो आ रहा है ना, ये नंबर 2 है, पूरी रो है, ये एक ही कस्टमर या एक ही जो रिस्पोंडेंट था उसके आंसर फिल हुए हैं। अब एक बंदे से जब मैंने फिल करवाए टेंजिबिलिटी के क्वेश्चंस किए, उसने टेंजिबिलिटी के पहले क्वेश्चन को 1 रेटिंग दे दी, स्ट्रांगली एग्री। दूसरे को भी उसने ये दिया, तीसरे को भी ये दिया, चौथे को उसने सिंपल एग्री कह दिया। पांचवा, छठा और सातवां जो था उसने न्यूट्रल, उस पे उसने कोई राय ऐसी नहीं दी, ना स्ट्रांगली डिसएग्री किया ना स्ट्रांगली एग्री किया। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन रिस्पॉन्सिव में भी उसने 2 2 कर दिया, मतलब वो एग्री है। फिर आप अगर लाइबिलिटी भी आ जाए इस पे उसने आके 4 5 5 मतलब वो यहाँ पे डिसएग्री कर रहा है। फिर इसी तरह एश्योरेंस में भी आ जाए, यहाँ पे भी उसने 4 4 सेलेक्ट किया, तो वो ये एक ही कस्टमर एक ही रिस्पोंडेंट की बात हो रही है अभी पहले। फिर इसी तरह एश्योरेंस में भी उसने 4 4 डिसएग्री किया। एम्पैथी पे भी उसने डिसएग्री किया। फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे आके उसने एग्री कर दिया। प्राइस परसेप्शन पे भी उसने एग्री कर दिया। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह मैंने फिल करवा लिए। इसी तरह रिस्पोंडेंट 3 4 5 टोटल मैं आपको इसमें बता देता हूँ 500। अब ये डाटा मेरे पास ज्यादा था लेकिन मैंने कम कर दिया क्योंकि ज्यादा डाटा पे उतना ज्यादा टाइम लगता है इसकी प्रोसेसिंग पे, तो ये मैंने कम कर दिया। सिर्फ आप लोगों के लिए वैसे ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1400 का डाटा था, ये 521 आ रहा है। इट मीन्स कि ये 520 का डाटा है, क्योंकि सबसे पहले वाला कॉलम में हमने क्वेश्चंस के नाम लिखे हुए हैं, ये देखें T1 T2। अब 520 कस्टमर्स का ये डाटा है हमारे पास। यहाँ तक क्लियर हो गया? डाटा की समझ आ गई है? ये डाटा सारा कन्वर्ट किया है। 1 का मीन्स है स्ट्रांगली एग्री, 2 का मतलब है एग्री, 3 का मतलब है न्यूट्रल, 4 का मतलब है डिसएग्री और 5 का मतलब है स्ट्रांगली डिसएग्री। क्लियर हो गया? यहाँ पे हर वेरिएबल के क्वेश्चंस के ये आंसर है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो? जी सर।
जी सर। सर ये डाटा एंटर्ड मैनुअली एंटर्ड डाटा है या डेफिनेटली जब आप फॉर्म फिल करवाते हैं तो आपके पास एक फॉर्म फिल आके हार्ड कॉपी में आपके पास आता है, तो फिर आपने मैनुअली एंटर ही करना होता है इसको, जी सर। क्योंकि आपने फॉर्म फिल करवाया ना। फॉर्म फिल करवाने के बाद आपने मैनुअली एंटर करना है इसको। अगर आप किसी को ईमेल भी कर रहे हैं तो उसने तो टिक लगाया है या उसने हाईलाइट किया एग्री को या डिसएग्री को, तो यहाँ पे आपने इसको मैनुअली एंटर करना होगा। क्लियर हो गया? जी सर। जी सर, अगले आपने स्टेप पे सैम्पलिंग चले। कौन सी यूज़ की थी? सॉरी, इस डाटा कलेक्शन के लिए आपने कौन सी सैम्पलिंग यूज़ की हुई है? ये सिंपल कन्वीनियंस सैम्पलिंग थी। सॉरी, उसको उस पार्ट को मैंने ऐड नहीं किया। सिंपल कन्वीनियंस सैम्पलिंग का ये मतलब है जो भी अवेलेबल कस्टमर्स थे उनसे, मतलब ये इसमें आपको ये भी बता दूं, जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं ना, वहाँ पे डाटा कलेक्शन के एक पैराग्राफ में हमें बताना होता है आपने डाटा सिंपल कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज़ की है, रैंडम सैम्पलिंग यूज़ की है, कौन सी की है, वो बताना होता है। इसमें मैंने सिंपल कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज़ की है, और इसमें अब फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट था रिटेल आउटलेट्स, स्टोर्स, तो मैंने जो कस्टमर वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे उन्हीं से जो है ना डाटा कलेक्ट कराया, ना कि अगर मार्केट रोड के ऊपर जाके कोई भी बंदा किसी से काम से जा रहा है उससे सॉल्व करा लिया मैंने। ऐसा नहीं है, उन्हीं कस्टमर से करवाया जो अवेलेबल थे स्टोर्स के ऊपर। ये नहीं कि कोई खास कस्टमर है या कोई ऐसा कस्टमर है जो गाड़ी में आएगा तो उससे मैंने सिर्फ फिल करवाना है, पैदल आ रहा है तो नहीं करवाने। जो अवेलेबल कस्टमर्स थे वहाँ पे स्टोर्स ड्यूरिंग शॉपिंग के दौरान, क्योंकि एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर्स के लिए उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करना था जिससे रिलेटेड हमें डाटा चाहिए। तो घरों में जाके हम सॉल्व करते तो इससे बेहतर था जो उस स्टोर पे उस वक्त शॉपिंग कर रहे हैं उन्हीं से जाके जो है ना डाटा मैंने कलेक्ट करवाया। सैम्पलिंग टेक्निक्स बहुत सारी हैं। आप मतलब रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, और भी बहुत सारी हैं। अब मैंने जो यूज़ किया वो है, बाकी और भी हैं, वो भी इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो फिर उस पे डिस्कस करेंगे। आप यहाँ तक क्लियर हो गया? जी, क्लियर है, थैंक यू। या अब डाटा जो है इसको प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिस तरह SPSS है, सबसे जो बेसिक है वो तो SPSS है। फिर स्ट्रेटा हो गया, बहुत सारे हैं। हम मैं जो यूज़ करने लगा हूँ आज स्मार्ट PLS। आपको इसकी मैं साइट भी बता देता हूँ खोल के ओपन करके। स्मार्ट PLS मोस्ट कन्वीनियंस और इजी है। इसका ये वजह है कि इस पे एक ही क्लिक पे आपको बहुत सारे रिजल्ट्स फौरन मिल जाते हैं। और फॉर एग्जांपल गूगल पे मैं लिख देता हूँ स्मार्ट PLS, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को मैं इंस्टॉल करने के लिए इसकी तरीकाकार बता देता हूँ। स्मार्ट PLS, इसमें ये होता है, ये डाउनलोड के ऑप्शन है और ये स्मॉल प्रोडक्ट। आप इसकी जब साइट ओपन करेंगे, इसमें आप शुरू से आपसे ईमेल मांगेगा, आप उस ईमेल पे लिख के ये 30 डेज के लिए फ्री देता है। उसके बाद ही आपको परचेज करना पड़ता है। 30 डे फ्री ट्रायल के लिए आप सिंपल ये 30 डे फ्री ट्रायल स्टार्ट है, फ्री 30 डे ट्रायल आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे वो ईमेल पूछेगा, आपने अपना ईमेल यहाँ पे टाइप करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो आपको ये की भेज देंगे, जो कि जब आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उसको इंस्टॉल करने के बाद वहाँ की देंगे, तो 30 डेज के लिए फुल आपको ये 100% जो है ना इसकी अप्रोच दे देता है, लाइसेंसिंग दे देता है, आप उस पर काम कर सकते हैं। आपने ये की डाल के सबमिट करना है, आपको ईमेल में आ जाएगी। फिर उसके बाद सिंपल आपने ये डाउनलोड वाली ऑप्शन में जाना है। डाउनलोड वाली ऑप्शंस में जाने के बाद आपने ये अपने विंडोज 64 बिट यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। इंस्टॉल करने के बाद आपको मैं बता देता हूँ आगे। ये इस तरह से ये इसका निशान आपको नजर आ रहा है, ये वाला स्मार्ट PLS का। नो जी, सर। नज़र आ रहा है। जी सर आ रहा है। ये इस पे मैंने डबल क्लिक किया, ये इंस्टॉल मैंने कर लिया था। ये है सॉफ्टवेयर। अब इसमें इसमें आप ये देख सकते हैं, इन्फो लिखा हुआ है, इन्फो की एक हेडिंग है। इन्फो में जाके आप अबाउट में जाके चेक कर सकते हैं। ये देख लें, लाइसेंसिंग एक्सपायर्स इन 31 डेज, ये अरे आज नजर मैंने नहीं किया। आ रहा। अम, अभी है, अब क्लियर है? अभी शो हो रही है, ठीक है, अभी मैं ब्लैंक नजर आ रहा है। मैं हाँ दोबारा जी, बता अभी देता हूँ। शो। दोबारा आपको ये इन्फो पे मैंने कर्सर रखा हुआ नजर आ रहा है आपको? जी सर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें अबाउट में जाके ये देखें,
यहाँ पे जब मैंने इसकी इन्फो में जाके यहाँ पे की, वो जो ईमेल में मुझे आई थी वो एंटर की, तो इन्होंने मुझे 31 डेज का फ्री लाइसेंस दे दिया। लाइसेंस एक्सपायर्स इन 31 डेज। तो अब अगले 31 दिन तक ये मैं जो है ना सॉफ्टवेयर यूज कर सकता हूँ। क्लियर हो गया यहाँ पे? आगे अब रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद काम कैसे करना है वो फिर आपको आगे स्टार्ट करूँ मैं? जी सर। ठीक है, जब भी आप ये ओपन करेंगे, सर ओपन करेंगे इसमें ये कुछ, ये तो ट्रेनिंग मैंने खुद किया हुआ था, बाकी ये 2 ऑलरेडी इसके अंदर हैं। ये इनमें से किसी को आपने कुछ नहीं छेड़ना। सबसे पहले आ रहा है ये न्यू प्रोजेक्ट, नजर आ रहा है सबको न्यू प्रोजेक्ट जिस पे मैंने कर्सर रखा हुआ है? जी सर, आ रहा है। इससे जी पहले मैं सर। सॉरी, इससे पहले एक चीज और आपको बता दूं, ये जहाँ पे हमारा डाटा पड़ा हुआ है, अब ये डाटा हमारा आप ये देख लें, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये डाटा है हमारा, ये एक्सेल के फॉर्मेट में है। अब जब भी आप ये इस सॉफ्टवेयर में न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे उसको एक नाम दे देंगे। आप कोई भी आप सर्विस क्वालिटी को चेक कर रहे हैं तो आप सर्विस क्वालिटी इस प्रोजेक्ट को नाम दे देंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं नाम दे दिया, ओके कर दिया। अब ये देख लें बाकी इनको, बल्कि मैं डिलीट कर देता हूँ, कंफ्यूजन होने की बेहतर डिलीट कर दो। ठीक हो गया। अब आपको ये नजर आ रहा है ये सर्विस क्वालिटी प्रोजेक्ट, यस सर। इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सर्विस क्वालिटी आ रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक टू इम्पोर्ट डाटा। अब इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये अब मेरा डेस्कटॉप पे फोल्डर बना हुआ है सेमिनार के नाम से, ये वाला। अब इस पे मैंने क्लिक की, बिल्कुल खाली आ रहा है, मतलब यहाँ पे डाटा है ही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाटा एक्सेल फॉर्मेट में सेव किया हुआ है ये डाटा के नाम से। हालांकि यहाँ पे 4 फाइल्स बनी है लेकिन उसने वहां पे शो नहीं किया। अब आपने करना क्या है, डाटा की फाइल ओपन करनी है। अब ये डाटा की फाइल है, इसमें आप फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे। सेव एज में जाने के बाद इसी सेमिनार वाले ही फोल्डर में मैं इसको सेव करता हूँ, क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखें कि डाटा के नीचे ये एक फाइल आ रही है सेव एज टाइप एक्सेल वर्कबुक, नजर आ रही है सबको? यस सर। जी सर, आ रही है। कि यहाँ से टाइप चेंज करनी है। अब नीचे जाएंगे, यहाँ पे एक आ रहा होगा CSP MS DOS, नजर आ रहा है सबको? जी सर। यस सर, आ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं आगे डाटा 1 का नाम दे देता हूँ इस फाइल को, और नीचे इसका फॉर्मेट मैंने चेंज कर दिया और सेव कर दिया। ठीक हो गया। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ ये देख लें आपके सामने एक और फाइल आ गई है, ये डाटा 1 के नाम से, नजर आ रही है आपको? जी सर। फॉर्मेट क्यों चेंज किया? ये रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की। अब ये देख लें, इसमें वही डाटा सारा इसने उठा लिया है, ये T1 से लेकर T7 तक, फिर ये RP1 से लेकर RP7 तक, RT1 से RT7 तक, फिर इसी तरह आगे पूरा कंप्लीट डाटा इसमें आ रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। जी सर। आप इसको क्लोज कर दें। अब इस डाटा को, अब जब आप ये डबल क्लिक करेंगे इंपोर्ट डाटा, डबल क्लिक करेंगे ये जहाँ पे पड़ा हो डेस्कटॉप सेमिनार, अभी आपको यहाँ पे फाइल नजर आ रही है, नजर आ रही है सबको? यस सर। जबकि पहले जी नहीं आ सर। रही। तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, ओपन करेंगे, इसको नाम वही कह रहा है, नाम यही देना है, डाटा 1 ही नाम, ठीक है, इसका ओके कर देंगे। ओके करेंगे, सारा डाटा इसने उठा लिया। अब यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, ये देख लें। सबसे पहले ये देख लें सैंपल साइज, सैंपल साइज आ रहा है 520, मतलब 520 कस्टमर्स का डाटा फिल हुआ है। इंडिकेटर्स कितने हैं, 42, मतलब कितने क्वेश्चंस हैं टोटल, मतलब जिस तरह 7 थे टेंजिबिलिटी के, रिस्पॉन्सिव के 7 थे, इसका टोटल 42 क्वेश्चंस हैं। और मिसिंग वैल्यू 0 आ रहा है। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक क्वेश्चन के 5 आंसर, 5 एक वेरिएबल के 5 क्वेश्चंस हैं, कोई कस्टमर्स फिल नहीं करते, या आपसे टाइपिंग एरर आ जाता है, आप उसमें 1 2 जो भी उसका आंसर है लिखना भूल जाते हैं, तो यहाँ पे ये मिसिंग वैल्यूज दे देता है कि इतनी वैल्यूज मिसिंग आ रही है। तो यहाँ पे अगर ये 0 आ रहा है तो मतलब आपको डाटा बिल्कुल ठीक है, इसने उठा लिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। जी अब सर। इस सॉफ्टवेयर की एक ये खासियत है, अब एसपीएसएस में आप जब काम करते हैं ना, तो एक एक चीज आपको बारी बारी निकालनी पड़ती है। अब सिंपल आपने इसका डाटा उठाया, इस सॉफ्टवेयर ने आपको ये बता दिया, एक मिनट जरा,
इस सॉफ्टवेयर ने आपको ये बता दिया इसकी मिसिंग वैल्यू जीरो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मीन आ रहा है ऑटोमेटिकली, हर क्वेश्चन का मीन आ रहा है, मीडियन आ रहा है, मिनिमम वैल्यू कितनी थी और मैक्सिमम कितनी थी, मिनिमम 1 थी, मैक्सिमम 1 थी, स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सेस कोटोसिस और स्क्यूनेस, सारी वैल्यूज इस पे आ रही है। ठीक है, अगर जब आप पुट किया वो ऑटोमेटिकली सब कुछ आ गया होगा। आ गए, ये बेसिक चीजें आ गई हैं, लेकिन आगे मजीद काम के लिए अभी हमें मजीद इस पे करना है काम। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। अब जब भी हम स्मार्ट पीएलएसएस पे करते हैं ना काम, तो इसका वो जो मॉडल बनता है उसको स्ट्रक्चरल इक्वेशनिंग मॉडलिंग कहते हैं। उसमें बेसिकली इन सर जी, यहाँ पर जो मीन मीडियन उसने निकाला है, तो सर ये मतलब उसने एक एक क्वेश्चनेयर का किस एक मतलब किस एक तरह क्वेश्चन उसने एक क्वेश्चन का निकाला ठीक है। ठीक ये है देख सर, लेना आप पीछे एक एक T1, क्वेश्चन का हाँ जी, ये T1 आ रहा है तो आगे उस ठीक क्वेश्चन का आ रहा है। ये हमें एक क्वेश्चन का रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन उसने निकाल दिया। हमें जो अब आगे जी सर रिक्वायर्ड है, इस पे हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये हमारा एक, ये अब देख लें, ये दो फाइल है कि ये सर्विस क्वालिटी और ये डाटा वन। सर्विस क्वालिटी मेन इसकी हेडिंग है सर्विस क्वालिटी, फिर एक ये है और ये डाटा वन। यहाँ पे ये डाटा आ गया सारा। अब हमने मॉडल बनाना है। मॉडल हमने कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये मैंने इस सर्विस क्वालिटी पे क्लिक किया तो ये ओपन हो गया है, नया पेज ओपन हो गया। अब ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं T1 से T7, RP1 से RP7 सारे क्वेश्चन इधर आ रहे हैं। अब बेसिकली आपको ये तो आइडिया होगा कि अगर आप जब भी मॉडल बनाते हैं किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट चेक करते हैं, ऐसा ही है। जी सर इसमें हमने क्या करना था कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा था कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब ये आपको नीचे नजर आ रहा है CS1 से लेकर CS7 तक। ये हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन का वेरिएबल्स के क्वेश्चन है 7। इनको सिंपली मैं पकड़ के यहाँ पे फेंक दूंगा, ये यहाँ पे इस तरह आ जाएंगे। अब इधर लिखा लेटेंट वेरिएबल 1। अब इसको ये कौन से क्वेश्चन है, किस वेरिएबल के हैं, इसको हम रीनेम कर देते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, या सिंपल हम CS लिख देते हैं या कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी लिख देते हो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन ओके कर दिया। अब इसके नीचे ये नाम आ गया इसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और आगे इसके 7 क्वेश्चन थे CS1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर ठीक है, अब इसको हम राइट क्लिक करके इसके जो ये इंडिकेटर्स हैं इनको राइट साइड में कर लेता हूँ। ये नीचे ऑप्शंस आ रही है राइट, इस सुर्ख दायरे के ऊपर सर्कल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे, इसके ये राइट साइड पे होगी। ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल के ऊपर बाकी तमाम, सॉरी हेलो, बेटा सर को करने दे, रिकॉर्डिंग हो रही, रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था। अब डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने यहाँ पे ले आए। अब जितने भी बाकी वेरिएबल थे वो हमारे IV थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब उन तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को का इम्पैक्ट हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर देखना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं T1 से T7 तक। ये हमारा एक वेरिएबल था, इसको हम उठा के इधर फेंक देते हैं, ये इधर आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर इसको भी हम Yes, नाम sir. दे देते हैं टेंजिबिलिटी का। ये टेंजिबिलिटी का हमारा वेरिएबल अगर उसके 7 जो इंडिकेटर्स हो गए। फिर इसी तरह नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिवनेस RP1 से RP7 तक। इसको सिलेक्ट किया हमने, सिलेक्ट करके यहाँ पे कर दिया। फिर रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट, इसको उठा के हमने इधर कर दिया। इसी तरह बारी बारी हमने सारे ले आने हैं। ये एश्योरेंस है, एश्योरेंस के तीनों इंडिकेटर उठा के इधर कर दिए। फिर एम्पैथी है, इसको कर दिया। फिर नीचे CSV को इसने येलो किया हुआ है कि मतलब ये हम ले चुके हैं। अब लास्ट हमारा वेरिएबल रह गया प्राइस परसेप्शन, इसको भी उठा के हमने यहाँ पे ले आए। अब इसकी हम बेसिकली सेटिंग अपनी मर्जी के मुताबिक हम इसको कर सकते हैं ताकि ये खिचड़ी बनी हुई है। इसके आप जो है ना ऊपर कर लें टॉप, इसको यहाँ पे सेट कर दें, इसके भी टॉप पे कर दें। एक्सक्यूज मी सर, इंडिपेंडेंट वाला हमने सबसे पहले लेना है? नहीं जरूरी नहीं है, आप इकट्ठे बारी बारी तमाम वेरिएबल्स को इधर ले आए, फिर उसके बाद सेटिंग करनी है आपने। वो मैं आपको ये बता देता हूँ अभी।
ये इनके शेप्स में चेंज कर रहा हूँ ना इनको, क्योंकि खिचड़ी बन की थी, इनके कुछ का ऊपर कुछ का लेफ्ट राइट, ये इंडिकेटर्स इस तरह नीचे कर दिए मैंने। इनके इंडिकेटर के बगैर भी आप कर सकते हैं, वो बाद में आपको बताता हूँ। अब ये अब देखिए RT1 था, इस वेरिएबल का भी नाम चेंज कर देता हूँ मैं, रिलायबिलिटी, बल्कि RT लिख देता हूँ। ये वेरिएबल एम्पैथी है हमारा, इसको रीनेम करके मैं ई कर देता हूँ। ये वेरिएबल हमारा रिस्पॉन्सिवनेस है, इसको RP कर देता हूँ। ये हमारा वेरिएबल एश्योरेंस है, इसको ए कर दिया। और ये हमारा प्राइस परसेप्शन था, इसको PP कर दिया। आप पूरा नाम भी, शॉर्ट नाम भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं। अब दूसरा ये, अब ये तमाम वेरिएबल इंडिपेंडेंट भी आ गए और डिपेंडेंट वेरिएबल भी आ गए। अब जितने भी सर्कल्स है ये रेड है, जब हम काम इसमें तब ये ओके होगा जब ये तमाम सर्कल ब्लू होंगे। ब्लू कैसे होंगे? इसके ऊपर ये एक ऑप्शन आ रही है कनेक्टर की, कनेक्ट, ये आप ऑप्शन आ रही होगी असल में, ये स्क्रीन शेयरिंग, इसको तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये कनेक्ट की ऑप्शन नजर आ रही है सबको? यस सर। इसको हम Yes, क्लिक sir. कर लेंगे, कनेक्ट को मैंने क्लिक कर लिया है। अब इसको मैं दोबारा बड़ा कर लेता हूँ। अब तमाम जितने भी इस कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनका इम्पैक्ट हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एम्पैथी से पे क्लिक करेंगे, उस कनेक्टर पे क्लिक करने के बाद तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे क्लिक करूंगा तो एक एरो आ जाएगा जो एम्पैथी से कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर आ रहा है। नजर आ रहा है सबको? यस सर। जी सर। फिर इसी तरह RT से एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे आ रहा है, टेंजिबिलिटी से भी आ रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस से भी, एश्योरेंस से भी, और ये आखिरी प्राइस परसेप्शन। जैसे ही तमाम ये कनेक्टेड होंगे ये ब्लू हो जाएंगे। ठीक हो गया? यहाँ तक सर क्लियर हो अगर गया हमारा सबको? कोई मीडिएटिंग वेरिएबल होता है, इन एनी वो तो केस नेक्स्ट अगर स्टेप है ना, मीडिएटिंग है। अभी तो बिल्कुल अच्छा बेसिक आपको सही, बता रहा हूँ। ठीक है ये सर। क्लियर हो जाए वो तो फिर बहुत नेक्स्ट है। इसमें मॉडरेटर भी है, मीडिएटर भी आते हैं, वो सारे आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? वो तो एडवांस लेवल पे आगे जाके आएंगे। सर ये कनेक्टर का जी ऑप्शन सर। किधर से आया है? ये कनेक्टर आप Sure. बिल्कुल ऊपर देखेंगे, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ये ऊपर आ रहा है, ये कनेक्ट, ये है। नजर आ गया आपको? यस सर। फिर अगर आपने जब डीसेलेक्ट करना है तो दोबारा ये एरो पे क्लिक कर दें तो वो कनेक्टर वाली ऑप्शन डीसेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. अब सबसे पहले हम डाटा की वैलिडिटी और फैक्टर एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या है कि आप ये राइट साइड में देख सकते हैं। अब हमने एक शेप दे दी, ये एक मॉडल बन गया, स्ट्रक्चरल इक्वेशनिंग मॉडलिंग, स्ट्रक्चरल इक्वेशनिंग मॉडल जैसे कहते हैं कि तमाम आईवीज का इम्पैक्ट डीवी के ऊपर हमने एक शेप दे दी है। अब हमने इस शेप दे दिया, अब इसको ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर देगा, हमने सिर्फ रन करना है आगे तो हमें ये रिजल्ट दे देगा। अब सबसे पहले अगर हमने इसकी जो चेक करनी है डाटा की वैलिडिटी और फैक्टर लोडिंग्स वगैरह, फैक्टर लोडिंग्स का किसी को पता है हम क्यों करते हैं? नहीं पता होगा। नो सर। फैक्टर लोडिंग नो सर। बेसिकली ये है, अब जिस तरह ये पहले भी थोड़ा सा मैंने बताया था, जिस तरह RT है, रिलायबिलिटी और ट्रस्ट है, इसके 7 क्वेश्चंस है। इसके 7 चले मैं पहले रन कर लूँ फिर आपको बता देता हूँ। ये कैलकुलेट नजर आ रहा है आपको सबको? जी सर आ रहा Yes, है। sir. इस पे क्लिक करेंगे और PLS एल्गोरिथम इस पे क्लिक करेंगे हम। इसमें आप जब आएंगे आपको ये नजर आ रहा है सामने सेंट्रॉइड, फैक्टर और पाथ, तो हमने इस पे फैक्टर पे क्लिक करना है। ठीक हो गया? जी सर। अब सर ये स्टार्ट रिपीट कर दें प्लीज। ठीक है, ये राइट साइड पे सबसे आखिरी ऑप्शन है कैलकुलेट की, यस सर। इसको क्लिक करेंगे। सबसे पहली ऑप्शन है PLS एल्गोरिथम की, यस सर। इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें ये सर्कल में ये देखें 3 ऑप्शन है, सेंट्रॉइड, फैक्टर और पाथ। हमने फैक्टर पे क्लिक करना है और नीचे आ रहा है स्टार्ट कैलकुलेशन। ये इधर आ रहा है आफ्टर कैलकुलेशन फुल रिपोर्ट चाहिए, क्लोज कैलकुलेशन डायलॉग, आपने ये ओपन फुल रिपोर्ट पे ही क्लिक रहने देना है, चूज यही रहने देना है और स्टार्ट कैलकुलेशन कर देना है। क्लियर है? यहाँ तक क्लिक कर दूं मैं इस पे? Yes, sir. यस सर। जैसे क्लिक किया आपके सामने ये एक पेज ओपन हो गया। ठीक है, अब इसमें काम की चीजें कौन सी हैं?
हमने सिंपल उन चीजों पे जाना है। अब नीचे आप ये देख रहे हैं कि पाथ कोफिशिएंट, इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, टोटल इफेक्ट्स, आउटर लोडिंग्स, आउटर वेट्स, लेटेंट वेरिएबल, रेजिडुअल्स, मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए, हम सबसे पहले अभी हमने फैक्टर एनालिसिस किया तो हमने आउटर लोडिंग्स, इन आउटर लोडिंग्स को फैक्टर लोडिंग्स भी कहते हैं। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जब क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक ओपन हुई है, पेज हुआ है, जिसमें आप ये देख रहे हैं सबसे पहले A1, A2, A3 आ रहा है। नजर आ रहा है आपको A1, A2, A3? जी सर। अब इसमें A1 से लेकर A3 तक आप देख लें, इसके क्वेश्चंस 3 थे टोटल, तो ये 3 के आगे रिजल्ट आ रहे हैं। फिर CS1 से लेकर CS7 इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर E1 से लेकर E5 तक, ये देखिए E1 से लेकर E5 तक इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये अलग अलग कॉलम्स में आ रहे हैं। फिर P1 से लेकर P7 तक इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर RP1 से RP7, इसी तरह सबके रिजल्ट्स आ रहे हैं। 0.9 सारे 0.9 में आ रहे हैं, 0 पॉइंट्स में आ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप इसमें देखिए एक वैल्यूज के अलावा, A1 के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज ग्रीन है, ये एक रेड है। अब यहाँ भी ये हमें बता रहा है कि एश्योरेंस के जो 3 क्वेश्चंस हैं उनमें जो एक क्वेश्चन है वो उसकी जो है इंटरनल कंसिस्टेंसी जो होती है